हेलो बच्चों, हम इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे। अब चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो सबसे पहले परासरण दाब को समझने से पहले हमें समझना होगा कि परासरण या ऑस्मोसिस हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। अर्धपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जो विलायक जैसे छोटे कणों के लिए तो क्या होती है, परमेएबल होती है, उनको आने जाने देती है। लेकिन जो बड़े कण होते हैं जैसे विलेय के कण होते हैं तो उनके लिए परमेएबल नहीं होती है। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली आप समझ गए होंगे कि इसकी एक फिक्स परमेबिलिटी होती है, सभी के लिए पारगम्यता इसकी नहीं होती है। तो जब विलायक के कण, ठीक है, जब विलायक के कणों की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड्स आए हैं, निम्न सांद्रता लो कंसंट्रेशन एंड अधिक सांद्रता हाई कंसंट्रेशन। निम्न सांद्रता का मतलब है जिसमें विलेय की मात्रा कम हो या हो सकता है बिल्कुल ना हो, जैसे जल हो गया। ठीक, दूसरा अधिक सांद्रता वाला विलयन, अधिक सांद्रता मतलब जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा हो। तो जो परासरण की प्रक्रिया होती है वो हमेशा निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होती है, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। ठीक है, एक सरल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एक एग लें, अंडा, और उसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद हम उसके छिलके निकाल देंगे। ठीक है, छिलके निकालने के बाद अगर हम उसको नमक के, सॉल्ट के अधिक संतृप्त विलयन में रखते हैं, संतृप्त में जिसमें विलेय की मात्रा ऑप्टिमम पे हो, अधिकतम हो, तो उसमें रखने पे हम देखेंगे कि जो एग होगा वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि एग के अंदर का जो पानी है वो अधिक सांद्रता की ओर यानी कि संतृप्त विलयन की ओर क्या हो गया, चले गया। दूसरी कंडीशन में अगर हम उसको केवल जलीय विलयन में रखते हैं या तनु विलयन में रखते हैं तो तनु विलयन में रखने पे जो अंडा होगा वो फूल जाता है, यानी कि तनु विलयन से पानी उसके अंदर चले गया अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, जिसके कारण वो फूल गया। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि परासरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है। ठीक है, इसके अदर उदाहरण भी हमारे पास हैं, जैसे कच्चे आमों का अचार डालने पर, कच्चे आमों का जब हम अचार डालते हैं तो आपने देखा होगा कि उनको जब नमकीन जल में भिगोया जाता है तो वो संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, फोल्डिंग टाइप की उनकी हो जाती है और पानी उनका पूरा निकल जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर वो जाते हैं, नमक वाले विलयन में वो रस आ जाता है। ठीक है, जबकि कच्चे आम जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। फिर मुरझाए फूल जल में ताज़ा हो जाते हैं। हमें पता है कि जो पानी है, ठीक है, डाइल्यूट है, तनु है, और फ्लावर्स जो होते हैं उनमें जो रस होता है वो गाढ़ा होता है, यानी कि सांद्र होता है। तो अगर उनको पानी में रखते हैं तो आप देखते होंगे कि पानी के आने से वो कैसे हो जाते हैं, ताज़े लगने लगते हैं, खिल उठते हैं। तो ये प्रक्रिया भी परासरण के द्वारा ही होती है। नमकीन जल में रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, यही कारण है कि ज़्यादा नमक जो खाते हैं उनकी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो सिकुड़ने के कारण छोटी हो जाती हैं और उनका रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, और रक्त प्रवाह जब बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये सारे के सारे फिनोमिनन परासरण के उदाहरण हैं। इसमें एक फिगर भी बना रखा है मैंने यहाँ पे, आप इसको समझें कि ये जो आपको दिख रहा है सिलेंड्रिकल ग्लास दिख रहा है, यहाँ पे इस पे नीचे अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है और यहाँ कोई विलयन भरा हुआ है, जबकि इस पूरे के पूरे जो आप कह सकते हो ये जो बॉक्स है इसको रखा गया है एक
विलायक में, जल जिसमें विलायक के रूप में आप मान सकते हो। तो विलायक क्या करेगा, इस अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाएगा, अंदर की तरफ इसका गमन होगा। जब अंदर की तरफ इसका गमन होगा तो ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा और इस हाइट तक ये पहुंच जाता है, जिसको इससे डिनोट कर रखा है। तो ये किसके कारण है, परासरण दाब के कारण है। इसके कारण है परासरण दाब के कारण या परासरण के कारण ये यहाँ से ऊपर को चढ़ता है। अब जान लेते हैं कि परासरण दाब है क्या। ठीक है, परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर वह न्यूनतम बाह्य दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कणों के निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह को रोक दे। या सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि वह न्यूनतम बाह्य दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है, जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक देता है, उसको हम परासरण दाब कहते हैं। एक यहाँ पे फिगर बना रखा है, इस फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि ये दो अलग अलग कंटेनर्स हैं। कंटेनर 1 जिसमें विलायक है, कंटेनर 2 जिसमें विलयन है। आपको पता होना चाहिए कि जो विलयन होते हैं, विलयन सांद्र होते हैं विलायक के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप खुद ही सोचो, जब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो कण जो होंगे किस से किस दिशा की ओर गमन करेंगे, आप अपने माइंड में सोचिए। कम सांद्र कौन सा है, ये। अधिक सांद्र कौन सा है, ये वाला। तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर इसका गमन होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ की ओर मूवमेंट होगा। ठीक है, लेकिन इस मूवमेंट को रोकने के लिए यहाँ से वायुमंडलीय दाब जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब बोला जाता है गैसों द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाने वाला दाब। उसके अतिरिक्त हम यहाँ से न्यूनतम बाह्य दाब लगा रहे हैं, वो कम से कम बाह्य दाब जो यहाँ से विलायक के कणों को यहाँ से यहाँ आने को रोक दे। तो यहाँ से हम जब दाब लगाएंगे तो विलायक के कण यहाँ से इस दिशा की ओर गमन करना प्रारंभ करेंगे, जो इसका अपोज करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमने यहाँ पे केवल इतना बाह्य दाब लगाना है कि यहाँ के जो विलायक के कण है वो यहाँ ना आए। समझ गए, यहाँ केवल पी वायुमंडलीय है, जबकि यहाँ पे वायुमंडलीय के अतिरिक्त क्या है, पाई भी है। तो जो अतिरिक्त बाह्य दाब लगता है वो परासरण की प्रक्रिया को रोक देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। कितना दाब वो लग रहा है, जितना भी दाब वो लगेगा उसको हम परासरण दाब कहेंगे। हाँ, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो कि बाह्य दाब बहुत अधिक बढ़ा देते हो तो ये प्रक्रिया फिर उल्टी हो जाती है। ये जो विलयन में विलायक के कण होंगे ये इस दिशा में जाने लगेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। आरओ जो आपने सुना होगा, वाटर प्योरीफायर जो होता है, वो इसी फंक्शन पे काम करता है। ठीक है, कि जो नमकीन पानी होता है, जैसे सपोज ये मान के चलो नमकीन पानी भी एक विलयन हुआ, तो नमकीन पानी में से केवल विलायक के कण यानी कि जल के कण यहाँ से इस दूसरी दिशा में जाएंगे। ठीक है, जबकि नमक के कण जो होंगे, विलेय के कण, वो यहीं रह जाएंगे। तो इस प्रकार से शुद्ध पानी आगे की तरफ आता है। लेकिन जो आयंस होते हैं, जितने भी विलेय के कण होंगे वो यहीं रह जाएंगे। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है परासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म होता है। सिंपल सी बात है कि अणुसंख्य गुणधर्म ये होगा ही, क्योंकि जितनी ज़्यादा विलेय की मात्रा बढ़ेगी, विलेय के कणों की संख्या जितनी अधिक होगी, परासरण दाब उतना ही अधिक होगा और परासरण की प्रक्रिया भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, विलेय की विलयन में मात्रा बढ़ने पर बढ़ता है क्या, परासरण दाब। और परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से। ओके, और जो परासरण दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो दिए गए टेम्परेचर पे सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन या सांद्रता। और सांद्रता को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, मोलरता। ठीक है, और मोलरता आपको पता है, मोलरता क्या होती है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, यानी कि सांद्रता को हम N2/V भी लिख सकते हैं, N2/V, जहाँ पे N क्या है, N2 क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। इसको N2 या NB भी लिख सकते हो आप। B इसलिए क्योंकि आपने पहले B यूज़ किया है, तो आप यहाँ पे भी B ही रखो इसको। ठीक है, तो NB/V कर दिया इसको। पाई इज इक्वल टू NB/V RT।
ठीक है, ये कहाँ से आया, जब हमने C की जगह इसकी वैल्यू रख दी। अब हमें ये भी पता है कि जो विलेय के मोल होते हैं वो कैसे करके निकाले जाते हैं, विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो हमने NB की जगह ये वैल्यू रख दी WB/MB। R पहले से ही था, ये T पहले से ही था, V पहले से ही था। पाई बराबर ये हो जाएगा WB × R × T अपॉन MB × V। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे R जो है वो गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, जिसका मान 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। ठीक है, इसको हम रीअरेंज कर देंगे। सपोज आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है विलेय का, तो इसका पक्षांतर कर दो, ये यहाँ चले जाएगा, पाई यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा MB = WB × R × T, नीचे आ जाएगा पाई × V। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, टॉनिक यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जब दो विलयनों का परासरण दाब समान होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन। ठीक है, इसके बाद है कि 0.9% W/V सोडियम क्लोराइड युक्त रुधिर कोशिका को सामान्य लवण विलयन कहा जाता है। कि अगर हमारी जो ब्लड सेल है उसमें सांद्रता या कंसंट्रेशन जो है वो 0.9%, 0.9% W/V का क्या मतलब है कि 0.9 ग्राम नमक 100 ml जल में घुला हुआ है, इसका ये मतलब है। तो इसको बोला जाता है सामान्य लवण विलयन। ठीक है ना। अब क्या होता है, यदि ब्लड सेल को 0.9% W/V से अधिक NaCl विलयन में रखा जाए तो जल कोशिकाओं से बाहर निकलकर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने का कारण आप जानते हो कि ब्लड सेल हो जाएंगी कम सांद्र, और बाहर जो नमक जिसकी मात्रा ज़्यादा है उस युक्त विलयन की सांद्रता हो जाएगी अधिक। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जब गमन करेगा कौन, विलायक यानी कि जल के कण, तो ब्लड सेल सिकुड़ जाती है। ठीक है, आपको पता है कि जब ब्लड सेल सिकुड़ती है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, क्योंकि वो आसानी से गति कर सकता है। आसानी से गति करेगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे, जिसकी सांद्रता या जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, तो ये है जब एक विलयन के सापेक्ष अधिक सांद्रता वाले विलयन अतिपरासरी कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका परासरण दाब अधिक होता है। हमने यहाँ पे सॉल्यूशन ले रखा है 0.9% W/V ब्लड सेल का। ठीक है ना। अब उसके कंपेयर में सोडियम क्लोराइड का जो विलयन है वो अगर उससे अधिक सांद्र है तो उसका परासरण दाब भी क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि उसमें विलेय की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो जिसका परासरण दाब ज़्यादा वो अतिपरासरी, जिसका परासरण दाब कम वो अल्पपरासरी। ठीक है, इसी प्रकार यदि रक्त कोशिकाओं को 0.9% W/V से कम लवण सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है तो वो फूल जाती हैं, यानी कि स्वेलिंग उनमें हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं रक्त कोशिकाएं, क्योंकि उनके अंदर अब पानी भर चुका है। ठीक है, क्योंकि रक्त कोशिकाएं अब कैसी हो गई, सांद्र हो गई, और जो नमकीन विलयन था वो कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा तनु हो गया। तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर परासरण की प्रक्रिया होती है, इसलिए रक्त कोशिकाएं इसमें क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। और जब रक्त कोशिकाएं फूलेंगी तो जो कैपिलरीज होती हैं उसमें इसका फ्लो या प्रवाह प्रॉपर तरीके से नहीं होता, जिसके कारण BP क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे, पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन समपरासरी विलयन से रिलेटेड देख लेते हैं कि 15 ग्राम यूरिया, जिसका आणविक द्रव्यमान कितना है, 60 ग्राम प्रति मोल है, को 1 लीटर जलीय विलयन में घोलकर बनाए गए विलयन ग्लूकोज के जलीय विलयन के साथ समपरासरी है, तो ग्लूकोज के 1 लीटर विलयन में उसकी मात्रा ज्ञात कीजिए। दोनों के दोनों सॉल्यूशन कैसे है, समपरासरी है, यानी कि आइसोटोनिक है। ठीक है, तो आइसोटोनिक में आपको पता है होता है कि दोनों का परासरण दाब बराबर होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे पाई ग्लूकोज बराबर पाई यूरिया। ठीक है, क्योंकि दोनों समपरासरी हैं। तो
तो ये लिखा है मैंने WG, G फॉर ग्लूकोज, WG/RT अपॉन mg, mg का मतलब है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, बराबर WU मीन्स यूरिया का जो द्रव्यमान हमें दे रखा है, MU यूरिया का आणविक द्रव्यमान, R आपको पता है गैस नियतांक, T आपको पता है टेम्परेचर। तो यहाँ से R से तो R कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा WG हमें विलेय की मात्रा निकालनी है किसकी, ग्लूकोज की। 180 ग्राम प्रति मोल उसका आणविक द्रव्यमान होता है, वो लिख दिया हमने। 15 हो गया यूरिया का दिया हुआ द्रव्यमान, 60 हो गया आणविक द्रव्यमान। अब आपने क्या करना है, ग्लूकोज की मात्रा निकालने के लिए सिर्फ पक्षांतर करना है। 180 को आप यहाँ ले गए तो ये हो गया 15 गुणा के 180, नीचे 60 था, आपको पता है कि 60 थी या 180, अब ये इससे कट गया तो यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 3, 15 थी 45, तो 45 ग्राम हो जाएगी ग्लूकोज की 1 लीटर विलयन में घुली हुई मात्रा।